हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज का प्री क्यू स्टार्ट करने से पहले लेट मी इन्फॉर्म यू कि हमारे जो कोर्सेज हैं सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल हैं, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का अगर क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं वो भी परचेज़ कर सकते हैं। उसी के साथ उसकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी अटैच्ड है। सो ये जो पूरा पैकेज है आप इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज भी ख़रीद सकते हैं। पैरेलली जो पूरा क्रैश कोर्स है वो भी अवेलेबल है अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज़, तो यू कैन मेक योर चॉइस अकॉर्डिंगली। स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हुए। तो पहला हमारे पास टॉपिक है रिवर्स वैक्सीनोलॉजी का। सो ये एक टेक्निक है, ऑल्दो 10-15 ईयर्स से इट इज़ इन द वोग। सो अब हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टेक्निक। तो रिवर्स वैक्सीनोलॉजी में हम जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हैं उनकी यूजेज करते हैं टू स्टडी द वायरस, एंड उसके बाद फिर उसकी जो मेडिसिन है, जो वैक्सीन है, वो बनाई जाती है। तो अगर हम प्रेजेंटली देखें तो नोवल कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में तमिलनाडु की एक रिसर्च टीम इसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है। सो दे हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेज एंड इन नियर फ्यूचर होपफुली दे विल कंप्लीट द सेकंड स्टेज एज वेल, जिसके बाद जो पूरी वैक्सीन है वो डेवलप हो जाएगी। सो रिवर्स वैक्सीनोलॉजी में जो मेजर चीज़ है वो क्या है कि it provides the facility to unwrap the entire genome sequence। तो अदरवाइज़ जो हमारी नॉर्मल टेक्निक होती है उसमें जो वायरल कल्चर के थ्रू धीरे धीरे वायरस को स्टडी किया जाता है, एंड उसके बाद जो भी प्रोटीन हमें मिलता है वायरस में, उसके बाद उस प्रोटीन से रिलेटेड हमें वैक्सीन डेवलप करनी पड़ती है। लेकिन रिवर्स वैक्सीनोलॉजी में क्या होता है कि हम ऑलरेडी जो पूरी जीनोम सीक्वेंस है उसको अनरैप कर लेते हैं, एंड इससे क्या है कि हमारा जो टाइम अदरवाइज़ वेस्ट होना था टू फाइंड द प्रोटीन वो नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन हमें पहले ही पता चल जाता है, एंड दैट इज़ वाई वी कैन कम विद द मेडिसिन क्वाइट अर्ली। कोविड-19 से पहले जो मेनिंगोकॉकल एंड स्टेफाइलोकॉकल इन्फेक्शंस हैं, बेसिकली पस एंड इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होते हैं ये दोनों इन्फेक्शंस, तो इनसे रिलेटेड हमने पहले ही रिवर्स वैक्सीनोलॉजी से के थ्रू जो वैक्सीन है वो डेवलप कर ली हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस ट्रीटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। सो प्रेजेंटली जो कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए हम 3 टाइप ऑफ जो वैक्सीन्स हैं बोल सकते हैं, या जो मेडिसिन है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक है एंटीवायरल्स। तो एंटीवायरल्स क्या करेंगे कि वायरस को ही स्टॉप कर देंगे रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट होने से, एंड वायरस क्या करता है बेसिकली जब रेप्लिकेट करता है तो जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हुए वायरल सेल्स की जो मात्रा है वो बढ़ा देता है बॉडी में ना। तो बेसिकली इन अ वे इट इज़ हाईजैकिंग आ नॉर्मल सेल्स। तो इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म कर देते हैं एंटीवायरल्स। फिर हमारे पास एंटीबॉडीज़ या वैक्सीन्स हैं। सो ये क्या करती हैं, जो प्रोटीन है, जो टारगेटेड प्रोटीन है, जैसे कोरोना वायरस के केस में इट इज़ स्पाइक, तो हम वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं तो वैक्सीन्स दे सर्च फॉर दिस सर्टन टाइप ऑफ प्रोटीन, एंड उसके बाद अगर वो प्रोटीन उनमें मिल जाए तो वो हमारी बॉडी का जो इम्यून एक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, एंड अकॉर्डिंगली फिर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अपने आप बॉडी से जो वायरस है या बोल सकते हैं जो भी इन्फेक्टेड पैथोजन है उसको डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ हैं। तो ये क्या करते हैं, इनमें जो हमारा जो नोवल कोरोना वायरस है वो सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बट इम्यून सिस्टम को की जो रिस्पॉन्स है उसको काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है। जैसे हमने, अगर आप थोड़ा रिकॉल कर पाएँ, बैट्स के कॉन्टेक्स्ट में एक बार पढ़ा था कि बैट्स के केस में ऑल्दो बॉडी में जो वायरस है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन बॉडी उसको ऊपर रिएक्ट ही नहीं करती इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म से, है ना। तभी जो बैट की बॉडी में इतने ज़्यादा वायरसेस पड़े रहते हैं। तो जो एंटी इन्फ्लेमेटरीज हैं वो भी यही करने की कोशिश करते हैं कि जो बॉडी का नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स होना चाहिए टू एनी वायरल इन्फेक्शन या एनी पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन, उसको होने नहीं देते, इन्फ्लेमेशन को रोक देते हैं बॉडी में, एंड जिससे हमारी बॉडी की जो आप बोल सकते हैं एनर्जी है वो अननेसेसरीली बॉडी का इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर वायरस या बीमारी के अगेंस्ट तैयार करने में नहीं लगता। तो इससे हम थोड़ा डिले करके अकॉर्डिंगली उसके बाद देन बॉडी को अपना डिफेंस मैकेनिज़्म
स्टार्ट करने की जो टाइम पीरियड है वो प्रोवाइड कर देते हैं, एंड अकॉर्डिंगली फिर इम्यून सिस्टम इट कम्स इनटू एक्शन बाय किलिंग द वायरस रादर देन एक्टिंग इन एन एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है जी। आगे हमारे पास OIC एंड इस्लामोफोबिया से रिलेटेड एक टॉपिक है। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने रिसेंटली ही इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया कि जो कोविड-19 की एपिडेमिक के चलते हुए इस्लामोफोबिया काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है इंडिया में, तो दे वर सेइंग कि इंडियन गवर्नमेंट्स इसके ऊपर अप्रोप्रिएटली स्टेप्स नहीं ले रही एंड उसको लेने चाहिए। सो ऑल्दो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इसके एवज में कुछ रिस्पांस नहीं आया है, एंड इससे पहले अप्रैल 2020 के स्टार्टिंग में ही US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भी इंडिया, पाकिस्तान एंड कैम्बोडिया को रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उन सब को इन कंट्रीज़ में पाया कि दोज कम्युनिटीज़ दे आर क्वाइट वल्नरेबल, एंड जो स्टिग्मेटिज़म है इन सब कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट वो बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली ये जो दो बैकड्रॉप आए हैं हमारे पास जिसके तहत कि इंडिया को टारगेट किया जा रहा है ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइनॉरिटी इश्यूज़। ठीक है जी। तो अगर आप चाहें तो कभी अपने मेंस वगैरह में इन सब रेफरेंसेस का जिक्र कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 57 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज़ बिलीव टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस। तो अगर हम इसकी पॉपुलेशन वाइज की बात करें ना, तो पॉपुलेशन कितनी है OIC की 1.8 बिलियन। 1969 में इट केम इन टू बींग एंड मोरक्को में इसकी पहली जो मीट है वो हुई थी। ठीक है जी। एंड जो मिशन स्टेटमेंट इसकी बोलती है दैट इट इज़ द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। नॉन अरब मेंबर्स भी मेंबर्स हैं OIC के, जैसे टर्की, ईरान एंड पाकिस्तान, एंड ऑब्जर्वर्स हैं जैसे रशिया एंड थाईलैंड, 5 ऑब्जर्वर्स हैं, इट शुड बी 5 सॉरी, एंड इंडिया इज़ नाइदर एन ऑब्जर्वर नॉर अ मेंबर, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। एट लास्ट वी हैव द नूर सैटेलाइट। सो ईरान क्लेम्स कि उसने अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट नूर को लॉन्च कर दिया है एंड इट इज़ इन 425 किलोमीटर हाई ऑर्बिट, सो लो अर्थ ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रही है। इससे पहले 2009 में ईरान ने अपनी पहली जो सिविलियन सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया था, एंड उसके बाद ईरान 2 और सैटेलाइट लॉन्च करता रहा। लेकिन रिसेंटली अगर हम देखें लास्ट ईयर, नॉट इवन लास्ट ईयर, इनफैक्ट फरवरी 2020 की ही बात है, लास्ट मंथ की बात करें अगर हम, तो ईरान ने अपनी एक सैटेलाइट ज़फ़र, जिसका मीनिंग विक्ट्री था, सो इसको लॉन्च किया, लेकिन इट फेल्ड टू रीच इट्स ऑर्बिट, है ना। एंड ये जो नूर सैटेलाइट है इसको एक 3 स्टेज रॉकेट से लॉन्च किया गया है विच यूजेस सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल कॉम्बिनेशंस। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन है 2231 2015 में, इट केम इन टू बी इन द वेक ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील। ठीक है जी। सो इस रेजोल्यूशन का कहना है कि ईरान कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता जिसके तहत कि वो ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिज़ाइन करे जो न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने के काबिल हो। सो बेसिकली ईरान को मनाही है टू डेवलप एनी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो दिस होल थिंग वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, है ना। तो अब लेकिन उसके बाद USA वॉकड आउट ऑफ इट एंड ईरान थ्रेटन के अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटाए गए तो दे विल ऑल्सो बी वायलेटिंग द ट्रीटी। ठीक है जी। तो रिसेंटली अब यूनाइटेड किंगडम इस चीज़ का थोड़ा संज्ञान ले रहा है। दे आर चेकिंग कि अगर ईरान कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप ना कर रहा हो जिससे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप हो जाएं। सो अब आप सोचेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट लॉन्च का लिंक कैसे है। तो बेसिकली जो रॉकेट की हम बात कर रहे हैं which was used to launch the satellite, ये सिमिलर ही टेक्नोलॉजी होती है which can be used to make ballistic missiles। तो इसीलिए the world is little skeptical। So that is all, thank you।